अरुण टी दाबके, आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इससे भी बड़ी पहचान आपकी ये है कि आप बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहे। लगातार आप उनके स्वास्थ्य के लिए अपना समय देते रहे, उनके लिए कार्य करते रहे, यहाँ तक कि बहुत ही बीहड़ इलाकों में, पहुँचहीन क्षेत्रों में जाकर आपने आदिवासी वनवासी बच्चों का इलाज किया। सेवा और त्याग की ये आपकी एक तरह से अनवरत साधना रही और आपको पद्म पुरस्कार, पद्मश्री भी प्रदान किया गया। अब आप मेडिकल के एक कुलपति के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। ये जो आपका संपूर्ण एक सफ़र है इस तरह का, इसकी शुरुआत से लेकर के अब तक की जो प्रमुख बातें हैं, जो आपके संस्मरण हैं, वो हम जानना चाहेंगे। परिवार एक बहुत ही मध्यम श्रेणी का परिवार। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो पोस्ट ऑफिस में कोई छोटी सी इंस्पेक्टर के पद पे थे और शायद उनकी 17 या 18 बदलियां हुई थी। कुछ दिन के लिए वो जगदलपुर में भी थे और ऐसे इसमें मेरे पिताजी की पढ़ाई हुई थी कि उस समय वो बम्बई गए थे MBBS पढ़ने 1932 में। तो मेरे ग्रैंडफादर को मैं एक बार पूछा कि आप एक ही टाइम क्यों खाना खाते हैं, तो उनने बताया कि मेरे को अगर 2 बार खाना पड़ेगा तो मैं बच्चे कैसे पढ़ाऊंगा, तो अपने लड़के को कैसे पढ़ाऊंगा। ये जो उनने जो जवाब दिया वो अभी तक मैं भूल नहीं पाया। यानी उनको 2 चीज़ें समझ में आ गई कि मेरे को कि उनके मन में पढ़ाई के लिए बहुत था और वो कोई भी मेरे चाचा भतीजे वो आते थे कि उनको पढ़ने के लिए, किताब के लिए तो अपने पेंशन से निकाल के वो हमेशा देते थे। इसका मेरे मन पे काफ़ी ये हुआ। और मेरे पिताजी 1938 से रायपुर में ही प्रैक्टिस करते थे। तो जो समाज का जो वर्ग उनके यहाँ आता था, उनके जो 20 साल बाद वो मेरे यहाँ आए कुछ उनके बच्चों लेके, तो उनने जो बातें बोली पिताजी के बारे में, मतलब एक तो मुझे अभी भी याद है, करीब पिताजी के 93 में मृत्यु हुई थी। तो वो बड़े रोते गाते आई, बोले साहब हमने आज ज़िंदगी में पहली बार जयस्तंभ चौक पार किया, बोले मोमिन पारा के रहने वाली फैमिली। और बोले हम उनके लिए 40वें दिन में कुछ करना चाहते हैं कथा और उनके शांति के लिए, तो आपकी परमिशन ले आए। मैं विश्वास नहीं हुआ कि इतने कोई दिखावट करने ऐसे विचार नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत मन के ऊपर प्रभाव डालने वाली बात थी कि उनने चिकित्सा को, अगर आप चिकित्सक समान देखते हैं तो जो शांति है वो उसको खरीदा नहीं जा सकता। वो एक बहुत सुकून की चीज़ होती है और वो मैं उनमें देखता था। जैसे कभी कोई उनको बोलते थे कि आप चलिए वहाँ पे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मेला लगा है, तो अगर उनके मरीज देखने का टाइम हो गया तो वो उठ के चल देते थे। उस समय उनको कभी ये नहीं लगता था कि आज चलो गप मार लें या कुछ। या मैं भी बाहर से आया था विदेश से, तो ऐसा लगा आज छुट्टी मनाएंगे, वो पर उनका टाइम हुआ और वो बोले ठीक मैं तो चल। तो ये जो चीज़ें, इसका काफ़ी प्रभाव छुटपन में मेरे इस पे पड़ा होगा। इसीलिए मुझे बच्चों में करने की, ज़्यादा काम करने की इच्छा हुई थी। तो जो आपने क्षेत्र चुने जी, जहाँ कि पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ जाकर के रहना, उनके साथ में तालमेल बनाना और फिर उनको इतने विश्वास में ले करके उनका इलाज करना, ये सब कैसे संभव हुआ था? नहीं, इसके लिए
मेरे जो गुरुजी थे उनसे मैं एक बार ऐसे ही ये काफ़ी मतलब 15-20 साल पहले की बात है, मैं एक बार ऐसी चर्चा कर रहा था कि मैं जो अपने आदिवासी क्षेत्र में कुछ थीसिस वहीं पे करने की सोच रहा हूँ। तो 10 मिनट उन्हें बोल के बोले इस काम को बंद मत करना कि कुछ दूसरा कर लेंगे, ये इसको छोड़ दें, बोले इसको आप करते रहना, मेरे को बोले थे। और शायद वो एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह उन्होंने दी थी। उनका कहना था कि इसमें आप जितना मैं करूँगा वो समाज के लिए और बाल रोगों के ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। किताब से पढ़ा हुआ जो नॉलेज रहता है वो एक अपने आप में लिमिटेशंस का रहता है, और वो हमेशा इसको बहुत महत्व देते थे। तो और जब मैं गया तो पहली बार मुझे यही लगा कि कहाँ अपन समय बर्बाद करने आए हैं, पर जैसे जैसे मैं जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद अपने को अगर और समय मिल जाता तो अपना कुछ और नॉलेज बढ़ सकता। मैं कमार, ये प्रिमिटिव ट्राइब, अपने छत्तीसगढ़ में कुछ प्रिमिटिव ट्राइब्स भी हैं जिनके की पॉपुलेशन कम हो रही, तो इसमें कमार है, पहाड़ी कोरवा है, तो इनमें मैं गया। और कुछ प्रिमिटिव नहीं है पर उनसे भी खराब हालत है, जैसे ये जो गोंड हैं कुछ वाड्रफ नगर और उसके आगे, वहाँ पे भी मैं गया। कुछ जो बगीचा और इस क्षेत्र में जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे बच्चे में गया, और नारायणपुर में रेगुलरली जाता था। नारायणपुर में भी माड़िया और ये ट्राइब्स हैं, उनके बच्चों में सरगुजा में भी सरगुजा में किया एंड में, वहाँ के जो गोंड ट्राइब्स हैं उस तरफ। आपने बताया कि कमारों की आबादी कम हो रही है, तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि उनमें जो संतान उत्पत्ति के लिए जिस प्रकार से यौन क्रिया होनी चाहिए वो कुछ उससे विपरीत उनकी वो है जीवन शैली। ये इसके ऊपर तो मैं नहीं आपको बोल पाऊँगा, पर मुझे जो लगा कि उनके यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो हमने देखा कमारों में ही खासकर, बच्चा जन्म में बहुत अच्छा रहता है। 6 महीने तक वो माँ का दूध पीता है तो भी ठीक रहता है, और उसके बाद जब उसके आहार में जो कमी होने लगती है वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। मतलब 8 महीने 9 महीने में उनकी बाढ़ रुकती है और उनको बीमारियां चालू हो जाती हैं, और समझ लीजिए कि 10 में के हर एक बच्चा, यानी समझ लीजिए 1000 में के 100 बच्चे कालग्रसित हो जाते हैं। तो ये उस समय की स्थिति काफ़ी परेशानी वाली थी। तो ये कुपोषण एक महत्वपूर्ण परेशानी है इन बच्चों की, सभी ट्राइबल्स की, और ये परेशानी की वजह से दूसरी बीमारी, संक्रामक रोग और जो होते हैं उसको वो सह नहीं पाते हैं। अगर उनको 5 दिन 10 लगे उनकी मृत्यु होती, निमोनिया होता है, मृत्यु हो जाती। तो ये वजह ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों के लिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति या जिसको हम घरेलू इलाज बोलते हैं, तो एक समाज से दूसरे समाज तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के इसका हस्तांतरण होता है, तो इसमें क्या इस तरह का कुछ हो सका या हो सकता है कि हम उनको स्थानीय तौर पर बचा सकें? इसको अपन जो उनके KUB बोल के एक शॉर्ट टर्म है, उनके जो प्रैक्टिसेस जो हैं, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, उसके ऊपर अध्ययन करने से पता चलता है कि उसमें की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसमें बच्चों के परवरिश के लिए जो भी हैं, नवजात शिशु के लिए भी कुछ चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, पर जैसे जैसे ज्ञान की जो ये बढ़ती जाती है और कुछ अपने पास एक्स्ट्रा जो नॉलेज आता है वो वहाँ तक परकोलेट नहीं हुआ है। मतलब अपन चाहते हैं कि वो फायदे वहाँ भी पहुँच जाएं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण कि आजकल 10 लगते हैं तो
पहले अपन डॉक्टर के पास जाते, दवा लेके दस्त रुके, जबकि इलाज है कि आप उसमें शरीर में पानी की कमी और सॉल्ट्स की कमी न होने दें। एक बहुत सस्ता सा आप घोल बना के बच्चे को पिलाते रहिए, तीसरे दिन ठीक हो जाएंगे। ये नॉलेज अगर गांव के माँ को मिल जाता है तो बहुत सारे बच्चों को फायदा होगा। और यही प्रयत्न किए जा रहे हैं अभी भी कि ये चीज़ घर तक पहुँचे माँ के। और इसका मेरे को लगता है अब इसमें बहुत परिवर्तन भी आया है। अभी अपने मृत्यु दर राष्ट्रीय लेवल से कम होने लग गई है, तो ये इसी का फसल है कि लोग बाग जाने लग गए हैं अब। पर उसके लिए और ठोस प्रयत्नों की आवश्यकता, काम होना चाहिए। इसी क्षेत्र में काम करते हुए आपको पद्मश्री से अलंकृत किया गया है, तो इसमें जो और संस्मरण होंगे आपको कुछ बताएं हमें। तो जैसे मैं एमडी की परीक्षा पीडियाट्रिक्स में कर रहा था, तो मुझे ये समझ में आया कि अपने उस समय के जितने भी इस रोग के विशेषज्ञ थे, उसमें आनुवंशिक रोगों के ऊपर बहुत कम ध्यान उस समय दिया जाता था। ये चीज़ समझ लीजिए 68 में मुझे ऐसा लगा कि शायद अपन, और मैं सोचा था कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करूँ, और इसी के लिए मैं इंग्लैंड भी गया था अध्ययन करने के लिए। और उसमें मैंने ज़्यादा अध्ययन काम किया कि क्या अपने जो शरीर की बनावट है उसके क्या जीन्स कंट्रोलिंग है, क्या अपने रोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति के कुछ अपने जीन्स हैं, ग्रोथ के जीन्स हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं। और अब 2003 में तो ये हालत हो गई थी कि अपने को पूरा अपना जीनोम तक मालूम हो गया था। तो ये चीज़ के ऊपर अध्ययन करना मेरे को लगता है बहुत फायदा। उसमें हर बीमारी को समझने का दृष्टिकोण अलग रहता है। यानी अपन सोचते हैं अच्छा ये आज इसको निमोनिया हुआ, इसका इलाज क्या है। दूसरा दृष्टिकोण इसको क्यों हुआ, इसमें कोई कमी तो नहीं है इनके वंश के, क्यों इस बच्चे को। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्व, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इस अध्ययन का काफ़ी फायदा मिलता है और ये आवश्यक भी है। आज अगर अपन बहुत केयरली दे, अगर किसी परिवार में जैसे माँ को अगर उसके माता पिता को डायबिटीज़ है, तो ये डायबिटीज़ उसकी माँ को नहीं रहता है, पर इसके अगर उसके शरीर में जीन्स रहते हैं तो वो जो नवजात शिशु पे भी उसका असर दिखने में आता है और उसको परेशानी होती है नवजात शिशु को। और अगर अपन उसको सही टाइम में पकड़ लेते हैं तो इससे अपन बच सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, पर ये बहुत सारे रोगों के लिए लागू होता है। कुछ लोगों में एक्सेसिव ओबेसिटी की टेंडेंसी रहती, पेरेंट्स में कई लोगों को सांस की अस्थमा रहता है, पर ये इसमें आनुवंशिक जीन्स का बहुत रोग है। और अभी तो ये हालत है कि विदेशों में बच्चों के जो वार्ड्स हैं उसमें 12 से 20% जो बीमारियां हैं सब आनुवंशिक बची है। बहुत सारी संक्रामक बीमारियां खत्म। तो अपन एक उम्मीद करते हैं कि अपने यहाँ 10 साल बाद जो बीमार रहेंगी उनमें सब में इसके अपने को कारण का पता लगते जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसको बहुत गहराई से अध्ययन इसका बढ़ाना चाहिए। हर के लिए आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में जो सामान्य तौर पर जो लोगों का स्वास्थ्य है, इसमें किस तरह से सुधार लाया जा सकता है? इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है और एक अच्छी बात है कि एक राष्ट्रीय जो पोषण नीति बनी है और अपने छत्तीसगढ़ के लिए एक आवश्यक पोषण नीति भी बनाई गई थी।
जो मूल जो कमी छत्तीसगढ़ के आहार में है वो है कि अपने यहाँ आहार में प्रोटीन की कमी रहती है, और अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने चावल खाते हैं और ज़्यादातर लोग थोड़ी सी सब्जी और ये लेते, तो एक ये असंतुलित आहार होता है। और अगर अपन उसको इम्प्रूव करने का सोचें तो प्रोटीन बढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ के लिए सबसे सही तरीका है कि फिश को अपन एक उद्योग के रूप में बढ़ाएं। अपने यहाँ तालाब भी खूब है, बारिश भी खूब है, फिश को अगर एक मेथोडिकल कल्चर करके अपन उसको करें तो प्रोटीन का एक बहुत सस्ता और अच्छा, सबसे अच्छा प्रोटीन फिश प्रोटीन अपने, और फिश अपने समाज में एक्सेप्टेबल है। मतलब गांव में अगर तालाब रहता है तो ये एक बहुत सही तरीका रहेगा अपने आहार को ठीक करने का। साथ ही छत्तीसगढ़ में रक्त की कमी बहुत ज़्यादा है, एनीमिया। अपन देखते हैं अपने यहाँ के काम करने वाले 2 घंटा काम करेंगे फिर बैठ जाते हैं, सुस्ता लेंगे। सुस्ताना एक ऐसा टर्म है कि उसको कोई बुरा भी नहीं मानता, और वही अगर एक स्वस्थ कार्य रहेगा तो वो 8 घंटे काम कर लेगा बिना थके। तो ये जो सुस्ताना है ये रक्त की एनीमिया की वजह, ये बहुत कॉमन है माताओं में, और गर्ल लड़कियों में तो 50 से 60% अपने जनसंख्या रक्त की कमी से। इसको अगर अपन ठीक करते हैं तो इसमें अपना मानसिक लेवल भी बढ़ता है। ये दूसरी आवश्यकता है छत्तीसगढ़ के लिए, मैं सोचता हूँ बहुत प्रायोरिटी में अपने को देखना चाहिए। आपने आनुवंशिक बीमारियों का जिक्र किया जी, जो एक बहुत बड़ी चुनौती स्वास्थ्य के लिए छत्तीसगढ़ में है, जिसे आप लोग सिकल सेल कहते हैं, उसका क्या वर्तमान स्वरूप क्या है और उसके लिए भविष्य क्या होगा? सिकल सेल के बारे में जानकारी अपने यहाँ पिछले 30 वर्षों से मिलने लगी थी, और ये एक रक्त कण जो होते हैं उसमें एक रक्त कण में एक कमी रह जाती है, जिससे ये जो रक्त कण रहते हैं वो अपना आकार बदल लेते हैं और आकार सिकल यानी हंसिया के रूप में ले लेते हैं। और ये जो आकार कब बदलता है? जब किसी वजह से उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये होने से जैसे अपने यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होती है, ऐसे ही ये रक्तकण एक गुच्छे बना के अपनी वेसल्स को ब्लॉक करते जाता है। जहाँ ब्लॉक करेंगे उसके आगे का रक्त संचार रुकेगा, तो उनको हड्डी में तकलीफ होगी, दिमाग में तकलीफ होगी, और हर ऑर्गन को ये तकलीफ देता है। तो ये जीन अपने छत्तीसगढ़ में कई समुदायों में है, 10 से लेकर 30% तक कुछ समुदाय में है। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले जनता स्वयं सामने आके टेस्ट करा ले कि उनमें इसके जीन तो नहीं है। बहुत छोटी सी टेस्ट से पता चल सकता है, और अगर पता लग जाता है कि है तो उस परिवार में शादी उससे होना चाहिए जिसमें वो जीन नहीं है। तो इस तरह से अपन काफ़ी हद तक इसके बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही अभी की करंट पॉलिसी भी है कि अपन इसको इसी तरह से कंट्रोल कर लें कि पहले पॉपुलेशन को अपन स्क्रीन कर लें। और ये चीज़ पहाड़ों में नहीं है, ये जो अपने जो कछार वाले जो प्रांत उसमें भी बहुत ज़्यादा है सिकल सेल। जो कछार में रहने वाले जैसे राजिम, रायपुर, महासमुंद, ये जो बेल्ट है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को ये परेशानी है। आपने जो आदिवासी वनवासी ग्रामवासियों के बीच जाकर के काम किया, तो ये तो आपकी चिकित्सा पद्धति का स्वागत नहीं करते होंगे, आपने उनका विश्वास कैसे हासिल किया? ये तो बहुत कठिन सवाल है, पर मुझे खुशी है कि ये पूछा गया। पहले हम जाते थे तो वहाँ के बच्चे लोग भाग जाते थे,
हम लोगों को देख के। और पर हम लोग पर जब संक्रामक बीमारियां मौत होती थी तब भी कह जाते थे, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ये ढोंगी नहीं है। फिर उन लोगों को विश्वास हुआ कि कुछ फायदा हो रहा है, और उसके बाद हमने उनके जो बैगा जिनमें उनको विश्वास था उनका विश्वास हासिल किया, उनसे चर्चा की, उनसे ये किया। हमने कहा कि बैगा जी आप जो दे रहे हैं आप बिल्कुल वही दीजिए, एक और दवा हम दे रहे हैं वो भी आप अपने हाथ से दो, ताकि आपको क्रेडिट मिले, आपको उसका, क्योंकि आपके हाथ से देंगे तो ये लोग लेके और उनको फायदा भी हो जाएगा और इस बीमारी से बच जाएंगे। तो जब बैगा लोगों को हमने विश्वास में लिया तो वहाँ के लोग भी उसको स्वीकार करने लगे, और उनको बैगा लोगों के लग गया कि हम उनके किसी भी तरह से कॉम्पिटिटर नहीं है, हम उनकी जो ये है उसके अंदर ही हम उनसे काम करना चाहते हैं लोगों। तो उस तरह से उन लोगों ने फिर विश्वास हासिल करने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और बैगा लोगों पे अभी भी जनता का विश्वास है, तो उसको अपन ने वापरना चाहिए बनिस्बत की उसको कौन ये करें वो, और बिल्कुल वो समझ जाते हैं। डॉक्टर दाबके, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरागत रूप से कुछ घरेलू इलाज के तरीके हैं, उनमें ऐसी कुछ तो बातें होंगी जिनकी उपयोगिता आज भी है। खासकर अपना पूरा छत्तीसगढ़ करीब अभी भी 40 से 50% वनों से, और जो वहाँ रह रहे हैं वो उन्हीं की दवाइयों से वो रह भी रहे हैं, तो उसको नहीं समझना अपने एक इग्नोरेंस का प्रतीक है, रादर देन कि अपने अध्ययन ही नहीं किया ऐसा लगता है। और आयुर्वेद में एक जगह बहुत सटीक रूप से लिखा गया है कि इवन ये जो औषधियाँ हैं, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो हिमालय की औषधि आप पे उतना असर नहीं करेगी, वहाँ की जलवायु से जो तैयार होती है वो असर करेगी। और अपने यहाँ इतने अच्छे औषधियाँ हैं, इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण अगर हो जाता है और उसमें से कौन सी चीज़ें उपयोगी है, तो ये मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक अनुसंधान कार्य होगा, और इसको करना भी चाहिए। कुछ प्रयत्न भी हो रहे हैं इसमें, पर और उसके बाद रहेगी कि जो ऐसी औषधियाँ हैं जो कम हो रही हैं, या जो प्लांट्स कम हो रहे हैं अपने, जैसे कुछ जानवर कम हो रहे हैं, तो उनको अपने को प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि 20 साल बाद, 30 साल बाद, 100 साल बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो अपन उनके जर्म को डेवलप कर सकें। पर ये बहुत आवश्यक है कि, क्योंकि आज भी लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनके लिए इसकी उपयोगिता के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता। उपयोगिता है, सवाल यह है कि अपन उसको सही समझ के उसको उपयोग में लाएं, पर उसमें गलत क्लेम्स और ये भी नहीं होना चाहिए। कभी कोई कुछ भी क्लेम करके फिर वो बड़ा नुकसान होता है उसमें। जो लोग बहुत गरीबी में जीते हैं, उनकी जो बीमारियां हैं वो कम खर्च में उनका इलाज संभव हो, इस पर आपका क्या चिंतन रहा है? ये एक ऐसा साइकिल है कि इस पे हमने को कभी समझ में ही नहीं आया। मतलब समझ में ये नहीं आया कि देखिए, एक दवा अपने को 2 कंपनियों की मिलती है। एक कंपनी की वो दवा 10 रुपए में मिलती है एक गोली, और दूसरी कंपनी 3 रुपए में या 2 रुपए में बना रही है। 10 रुपए वाली बोलती है कि ये हम क्वालिटी के लिए तक कीमत ले रहे हैं, और दूसरी बोलती है कि हम बिना प्रॉफिट के दे रहे हैं, और वो उस बोलने में भी उसका प्रॉफिट है। और ये एक ऐसा विषय है कि
अगर इसमें शासन का बहुत रोल है, अगर वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो इवन अपने गरीब समाज को भी उपयोगी दवाइयाँ सस्ते में मिल सकती हैं। अभी इस पे ऊपर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन हो भी रहा है, पर ये जब अपने ऊपर बीमारी आती तो ऐसा लगता है भाई ऐसा ना हो कि अपन गलत दवा या सस्ती दवा लेके बीमारी लंबी दूर तक खींचें। इस साइकोलॉजी का फ़ायदा कुछ फार्मास्यूटिकल फर्म महंगी कीमत में लेते हैं। तो इसको पर एक एवरेज आदमी को या एवरेज डॉक्टर को भी समझने का तरीका नहीं है कि कैसे अपन डिसाइड करें कि ये बहुत प्रॉफिट ज़्यादा ले रहा है कि ये मिलावट दे के सस्ते में बेच रहा है। तो ये क्रिया अपने को हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे वो बोलते हैं कि पेट्रोल मिलावट के लिए आप ये टेस्ट है चेक करें, ऐसे 20 से 25 जो कॉमन दवाइयाँ हैं जिसमें 80% बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, उसके ऊपर ये चीज़ लागू होनी चाहिए। तो इससे बहुत हद तक अनावश्यक जो खर्चा परिवारों का होता है वो कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये आवश्यक है आज के अपने समाज में, जहाँ के 30-40% गरीबी रेखा के नीचे रहे हैं। स्वास्थ्य के बारे में और ख़ास तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में आपके अनुभव और संस्मरण के आधार पर आप कुछ और बताना चाहें तो? ये जो अपने एक अपन साइकिल में लपेट गए हैं, चक्र जिसको बोलते हैं, और वो ये चक्र है कि जो अपनी माँ है या अपन शुरू करें एक स्कूल की बच्ची जो 10 साल की है, उसका अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आइडियल नहीं है, उसमें रक्त की कमी भी है, उसका शिक्षण भी सही नहीं हुआ है, और ये जब 18 साल में माँ बन जाती है तो ये कम वजन के बच्चे को जन्म देती है। इसी को टोकने के लिए अपन को ये जो मैंने बोला है कि 10 साल से जो लड़की है उस पे अपने को ध्यान आते हैं समाज के। ये बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आएगा, 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है अपने छत्तीसगढ़ की। इन बच्चियों की संख्या निकल जाएगी। आज 50% तो स्कूल, 60% स्कूल जा रही हैं जो लड़कियाँ, उनको अपन सबसे पहले ठीक करें। उनको एक जो स्कूल नहीं जा रहे उसको भी एक स्वास्थ्य शिक्षा, हाइजीन शिक्षा, अपने बच्चे की परवरिश की शिक्षा से अगर उसको ठीक करें और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो जो जब माँ बनेगी तो उसका बच्चा भी स्वस्थ बनेगा। तो इस तरह से इस साइकिल को अपन तोड़ सकते हैं। बनिस्बत की कहीं पे जाके कैंप करके अपन कुछ दवाइयाँ देते हैं तो वो कैंप के साथ साथ वो उसका असर भी ख़त्म होने लगता है। और ये जो इसको अगर अपन बहुत सीरियसली लेंगे, इसीलिए आजकल स्कूल्स में बच्चों को पोषण दिया जा रहा है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपनी अगली पीढ़ी ठीक हो जाएगी। अगली पीढ़ी ठीक होएगी तो स्वस्थ बच्चा रहेगा, स्वस्थ उसका मस्तिष्क रहेगा, उसका ज्ञान अच्छा रहेगा और समाज को वो रिटर्न देगा। अगर वो 20 साल का हो के 20% काम करता है तो एक समाज को नुकसान है। और जो भी नॉलेज, इंटेलिजेंस बोलते हैं, अगर कुपोषित बच्चों का सोचने की शक्ति में भी एक 5-10% कमी, तो अपने आप एक विश्व स्तर के वैज्ञानिक भी तैयार हो जाएंगे। तो ये साइकिल को अपने को प्रायोरिटी से तोड़ना चाहिए। और उसके तोड़ने की जड़ अभी जो अपने जो जिसको अपन बोलते हैं ना एडोलेसेंट लड़की, उसको ये डॉक्टर साहब, आपके व्यक्तित्व का एक पहलू ये है कि आपको शास्त्रीय संगीत की जानकारी है। तो इतनी व्यस्त जिंदगी में संगीत के लिए किस तरह से आपने समय निकाला और कौन आपके गुरु रहे, कैसा प्रशिक्षण हुआ आपका? ये देखिए, ये इसका पूरा श्रेय मेरी माता को जाता है। जब मैं छोटा था तो उनका ये कहना था कि एक कला आपको आनी चाहिए, और जैसे उसका अगर आप जब तक पूरा अध्ययन नहीं करते हैं तब तक उसकी जो
बारीकी है नहीं समझते तब तक उसको आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो स्कूल के साथ साथ उनने मेरे को संगीत सीखने की सलाह दी। बोले आप उस्ताद मत बनो, पर इतना आपको समझ होनी चाहिए कि वो अगर कोई सामने वाला बहुत अच्छी चीज़ कह रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करने आने चाहिए। और उसका एक ख्याल था, जब आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा आपका तनाव में रहते हैं, ये चीज़ आपको जल्दी से जल्दी एक मानसिक शांति और ये देती है। और फिर मेरे गुरुजी संगीत के तो जोशी परिवार से ही थे वो। और 1 साल मैं सिखाया भी था सितार को, जब 17 साल का था। तो 1 साल कोई टीचर नहीं था, तो मैं शांति नगर में एक विद्यालय था, वहाँ सिखाता भी था। पर उसमें ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा थके रहते हैं या बहुत ये एक ऐसी चीज़ है कि आप 15 मिनट में रिलैक्स होके, नहीं तो आप लोग क्लब जाते हैं या दूसरे जगह जाते हैं, उसकी फिर कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पसंदीदा जो राग हैं, रागनियाँ हैं, वाद्य हैं या कलाकार हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मुझे ये सितार में पहले तो वोकल सीखा, जब स्वर ज्ञान और ये राग ज्ञान हुआ, फिर सितार में सीखा। पर इसमें मैं विलायत खां की जो सितार की क्वालिटी, उसको बहुत सही मानता हूँ। यानी उनने जो जिस तरीके उनके परिवार के सदस्यों ने जो सितार के ऊपर जो काम किया है, कई बार अद्भुत है। और अभी जो सरोद में जो कुछ लोग बजा रहे हैं, वो भी बहुत, हाफिज़ अली खां के जो घराने, अमजद अली खान और उनके बच्चे, बहुत यानी उन्होंने ही अपने इस शास्त्रीय संगीत को बचा के रखा है। शायद नहीं तो लुप्त भी हो जाए तो कोई डर नहीं। पर इसमें यह है कि जो आपको एक मानसिक रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको फिर आप तैयार हो जाते हो काम करने के। तो ये उनकी सोच थी मेरी माँ की कि ये एक चीज़ आपको आनी ही चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। आपको पद्मश्री अलंकरण दिया गया, अब आप कुलपति हो गए हैं, ये कैसा लग रहा है अब आपको, जो एक जगह तो सम्मान मिला है और फिर उसके साथ साथ अब दूसरी जिम्मेदारियों का क्षेत्र शुरू हो रहा है? ये मेरे हिसाब से बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इसमें चिकित्सा विज्ञान के सभी विषयों के ऊपर एक जगह लाया गया है। ये अपने यहाँ 4 ही प्रदेशों में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चिकित्सा विज्ञान के सभी ब्रांचेस को एक इसमें लेके, फिर इसमें ये होगा कि अपना जो शिक्षा का, चिकित्सा शिक्षा का जो स्तर है वो अपन इम्प्रूव कर पाएंगे। और चूँकि वो एक समानता उसमें आ जाएगी। और दूसरा ये होगा कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपन उसको, बच्चों को ट्रेन कर सकें। यानी और अनावश्यक रिपीटिशन बहुत सारे जो होते हैं उसको कम किया जा सकता है। और उनको जो आवश्यक चीज़ें जिसके ऊपर ध्यान कम दे पाते हैं, क्योंकि नॉलेज इतना ज़्यादा है कि, और हर, मेरे को लगता है साल के हर महीने में वो बढ़ते जा रहा है। तो लड़कों को कैसे उनको नई चीज़ भी मालूम होना और कुछ चीज़ें उनकी कम करना, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो इसके होने से ये प्रक्रिया अपन तेज कर सकेंगे और इससे अपने समाज को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और अपने बच्चे जो नए जनरेशन तैयार हो गई, डॉक्टर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट की, फार्मासिस्ट की, वो क्वालिटी में इम्प्रूव हुए हैं। एटलीस्ट दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा गया है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि ये अपन भी कर लेंगे। हाँ। ये जो आपकी चिकित्सा के क्षेत्र में आपने इतना काम किया और अभी भी आप लगातार
काम कर रहे हैं, नई जिम्मेदारियां आपके लिए आपके सामने हैं जिनको आपको पूरा करना है, कुछ आपकी प्राथमिकताएं भी होंगी। आप कोई और ऐसी बात जो आपके जीवन से संबंधित हो, कोई संस्मरण, कोई अनुभव आप सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। नहीं, ये मेरा तो सारा समय काम ही करने में निकल जाता है और मुझे उसका ऐसा लगता है कि एक जो आपके बच्चों की और इसकी जो हंसी रहती है वो आपको फ्रेश कर देती है, चाहे आप कितने थके रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब एक 2 साल का 3 साल का बच्चा हंसते हुए आता है और ऐसा लगता है कि वो उसको अच्छा लग रहा है, उसके पेरेंट्स को अच्छा लगता है, तो वो ऐसा लगता है जो इस बाल रोग के जो चिकित्सा है वो शायद इसीलिए उनको कम थकान आती है, वो ज़्यादा यानी बैलेंस्ड भी रहते हैं, यानी उनको मानसिक तनाव कम महसूस करते हैं। पर इस संदर्भ में मुझे अभी भी याद है, एक भाटापारा का 4 साल का लड़का था, तो वो रात के 10 बजे अपने माँ को बोला कि मेरे को ले चलो करके। तो माता पिता बेचारे रात के सुबह के पैसेंजर से आए और मेरे आते ही उन्हें लड़कों को डांटना चाहा, बोले साहब ये जिद मान रहा था, कुछ है नहीं उसको, अच्छा वो ज़बरदस्ती बोल रहा था कि मेरे को ले चलो रेजर करे, तो हम उसके जिद में लाए हैं, हमको वैसे आपको दिखाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं भी बोला ये अच्छा मजाक बन रही है कि माता पिता नहीं चाहते, लड़का जिद कर रहा है। मैं वो 4 साल का लड़का था, पर जब मैं देखा तो मुझे समझ में आया उसको एक फेफड़े में भयंकर बड़ा निमोनिक पैच था, उसको सांस लेने में तकलीफ थी जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रही थी, और लड़के को तकलीफ रह गई थी। वो छोटा सा बच्चा बोल रहा था मेरे को रायपुर ले चलो, मैं वहीं जाऊंगा करके, और मैंने बोला अच्छा कि आप ले आए। वो 4 दिन में ठीक हो गए। पर ऐसा लगता है कि ये मेरे को विश्वास नहीं होता कि इतना सा बच्चा इस तरह से डिमांड करेगा, और पेरेंट्स बेचारे सीधे साधे बोले इसकी जिद में, जैसे अपन बच्चे नहीं बोले अब भी चाहिए तो चल भैया ले चलते हैं। ये मुझे अभी भी याद आता है कि उस बच्चे की जिद भी मैं मानूंगा, पर वो सही जिद थी। डॉक्टर अरुण टी दाबके, आपने अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर अपने परिवार की पृष्ठभूमि और बच्चों के इलाज से लेकर चिकित्सा जगत की जो प्रमुख बातें हैं इनके बारे में अपने संस्मरण सुनाए। इस साक्षात्कार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।